दोस्तों हमारी साइंस एंड टेक की सीरीज़ के अंदर में लास्ट वीडियो के अंदर में हमने चंद्रयान के बारे में देखा, जो कि एक ओल्ड मिशन हो चुका है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट चंद्रयान 2 जो कि एक रिसेंट मिशन है, जुलाई 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके ऊपर 2020 के अंदर में क्वेश्चन आने के चांसेस थे। लेकिन जैसे हमारे कोविड की सिचुएशन थी, कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस थे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आए। तो इनके ऊपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो बड़े बड़े मिशन हैं जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उनके ऊपर में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे चंद्रयान के ऊपर में आ चुका है, मंगलयान के ऊपर में क्वेश्चन आ चुका है, वैसे ही एस्ट्रोसैट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वैसे ही हमारे पास में आदित्य के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे अभी आए, क्योंकि आदित्य तो अभी लॉन्च नहीं हुआ। तो आदित्य लॉन्च होगा, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। चंद्रयान के ऊपर आएगा, 1 साल में आए, 2 साल में, 3 में, 4 में, वो अलग बात है। और इसी के साथ में गगनयान के ऊपर में भी क्वेश्चन आएगा। तो जो बड़े वाले मिशन हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्स्ट तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये वाले टॉपिक, तो उस लिहाज से कवर करना है तो 5 मिनट में कवर कर सकते हैं इनको। लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज़ है जो आपको समझने की आवश्यकता है, ये वाले मिशन, ये हमारे फ्यूचर को कंप्लीट तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले मिशन है। ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंप्लीट तरीके से एक नई डायरेक्शन देने की ताकत रखते हैं। और ये धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो हम इनको रियलाइज़ नहीं करते एक्चुअल में कितनी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो स्टेप हैं, जैसे चंद्रयान, गगनयान, ये एक तरीके से मतलब काफ़ी बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी स्टेप हैं ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में। बिकॉज एक तो सबसे पहली बार हो रहे हैं पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर में, जब से ह्यूमन बीइंग 20-30,000 ईयर के बाद में जैसे ह्यूमन ने होश संभाला, तब से मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं। और ऊपर से इंडिया के लिए तो मतलब उससे भी बड़े बड़े स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं एक्चुअल में हमने क्यों, मतलब क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हैं इसमें चंद्रयान 2 के अंदर में, या एक्चुअल में हमारा मेन गोल क्या है। जैसे कोई भी किसी का कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म करता है तो उससे पूछा जाता है आपका एंड गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो उस एक्शन से। कोई पावर अचीव करना चाहते हो, सक्सेस अचीव करना चाहते हो, या क्या करना चाह रहे हो। तो हमारा इसके अंदर में अगर लॉन्ग टर्म गोल देखोगे, हमारा गोल है, यहाँ पे आई हमारी अर्थ और ये मान लो सन, ये इसके अराउंड में घूम रही है। हमारा एम है कोई और प्लेनेट, जैसे यहाँ पे है मार्स, दूसरे प्लेनेट के ऊपर में अपनी कॉलोनी बसानी है, वो हमारा मेन एम है। और एक तो हमने पूरे स्पेस को भी एक्सप्लोर करना है, तो वैसे ही हम मार्स के ऊपर जाएं। फ्यूचर के अंदर में जैसे कोई भी स्टार होता है, वैसे सन का भी एक पर्टिकुलर एज होता है। उस एज के बाद में सन भी डाई करेगा, और उस डाई, अगर सन मरता है, मान लो जब भी, अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, अरबों साल है, लेकिन फिर भी एक ना एक समय के ऊपर में ये सिचुएशन आएगी और उस समय अर्थ के ऊपर में हैबिटेशन ख़त्म हो जाएगा। वैसी सिचुएशन के लिए अगर हम आज कोई मिशन वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, उन सब मिशन को कोलैबोरेट करके हम आगे देखेंगे 500, 1000, 2000 सालों के अंदर में हम पूरे यूनिवर्स के अंदर में फैलने लगेंगे और पूरे यूनिवर्स के अंदर में अलग अलग प्लेसेस के ऊपर में रहने की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे हमारी साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर होता है। तो एक्चुअल में वो काम किया जाना है। अब उसके लिए हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अर्थ से बाहर कैसे जाएंगे। अर्थ के ऊपर हमें सब कुछ मिला हुआ है, एक अच्छी ग्रेविटी मिली हुई है, ऊपर से रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती है हमें, हमारा अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है जो सन से आने वाली रेडिएशन है हमें उससे, एनर्जी अच्छी खासी मिली हुई है, पानी मिला हुआ है, तो यहाँ पे तो रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मान लो हमने मार्स के ऊपर जाना है, जो कि प्लानिंग है कि हमने जाना है, और 15 ईयर के अंदर में आप मान सकते हो कि इस टाइप का काम होगा कि 15 ईयर के अंदर में मार्स के ऊपर में ह्यूमन मिशन जरूर जाएगा। तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम उसके लिए तैयारी करें। अब क्या तैयारी करें? जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे रेडिएशन हाई हो जाता है, रेडिएशन, सन से आने वाली रेडिएशन हमारे ऊपर हैवी तरीके से इफेक्ट करने लगती हैं। अब उसके लिए जितना ज़्यादा समय आप स्पेस के अंदर रहोगे, उतना ज़्यादा इफेक्ट करेंगे और वो आपकी बॉडी को ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट डिके कर सकती हैं वो आपकी बॉडी को। तो अब मान लो अगर आप फ्यूचर के अंदर सोच रहे हो कि मार्स के ऊपर जर्नी करोगे, आपको लगेंगे 2 या 3 साल मार्स के ऊपर में। नॉर्मल जो हमारे मोशन होता है हमारे स्पेसक्राफ्ट का, उसके अनुसार 2-3 साल लगेंगे। या मान लो आप थोड़ा स्पीड से भी जाते हो, बूस्टर वगैरह लगा के अच्छा सा कुछ व्हीकल वगैरह बना के जाते हो, उस सिचुएशन के अंदर में भी हमें काफ़ी सारा समय लगने वाला है। तो उस सिचुएशन के अंदर में भी हमें 1 साल लगेगा, या मान लो 6 मंथ लग रहे हैं हमें। 6 मंथ तक अगर आप स्पेस में रहोगे तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट होंगे रेडिएशन के, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और मार्स के ऊपर भी तो कैसे रहोगे, वो भी सिचुएशन आती है। तो फर्स्ट इसके अंदर में आता है हमारे पास में कि हमने स्पेस के अंदर जाना है, रेडिएशन अफेक्ट करेंगी, तो हम उसके लिए मिशन वगैरह भेजते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर में जब हम ह्यूमन को ऊपर भेजें तो हमारे पास में पूरा डाटा अवेलेबल हो कि ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट रेडिएशन का आ गया। दूसरे, हमारी बॉडी के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जब हम स्पेस के अंदर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में हमारी बोन्स डिके होना शुरू हो जाती हैं, मसल टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्लड आर्टरी टूटना शुरू होती हैं, नर्वस सिस्टम जो है
एक तरीके से डिसओरिएंटेशन होना शुरू होती है, तो कंप्लीट तरीके से पूरी बॉडी हमारी शैटर होना शुरू होती है। उसको कैसे बचाया जाएगा? बेसिकली अगर मूव करना है आपने अर्थ से बाहर, तो आपको बाहर मूव करने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ऐसा तो है नहीं कि सीधा अर्थ से, जैसे अगर आपने किसी चीज़ को अर्थ से उठाना है तो क्या ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है। इसका मतलब एक बहुत हैवी रॉकेट से आपको लॉन्च करना पड़ता है सिस्टम। उसका मतलब ये भी आ रहा है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, चांद को हम क्यों एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब तो चांद, उसके पास में 1.6 टाइम, मतलब अर्थ से 1.6 इतनी ग्रेविटी है, मतलब उसके पास में कम ग्रेविटी है हमारे अर्थ के मुकाबले। तो वहाँ से लॉन्चिंग अच्छे से की जा सकती है। अगर मार्स के ऊपर आपने अपना प्लेस वगैरह लगाना है, वहाँ पे रहना वगैरह, आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने, तो आप अर्थ से लॉन्च नहीं करोगे, आप एक्चुअल में मून के ऊपर से लॉन्च करोगे। अब अगर आपने मून के ऊपर से लॉन्च करना है तो आपको मून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मून के ऊपर में जैसे ये है चंद्रयान 2 मिशन। सबसे पहले तो हमें पता है कि 1960 से स्टार्ट हुए प्रोग्राम कि मून के ऊपर जाएंगे, मून के ऊपर जाएंगे। अपोलो मिशन आया, फिर अपोलो मिशन ने 1969 के अंदर में हमारे पास में मून पे लैंड किया। तो एक बार, उसके बाद 5-6 बार और काम किया इन्होंने, लैंड किया 72 में लास्ट टाइम हमने मून के ऊपर में पाँव रखा। फिर देखा कि मून के ऊपर कुछ खास तो है नहीं, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें। उसके बाद में 2009 के अंदर में, 2008 के अंदर में हमारा चंद्रयान जाता है, जो हमने पहला देखा चंद्रयान 1। उसने कंप्लीट तरीके से मून के ऊपर जो एक्सप्लोरेशन की जा रही थी, उस स्टडी को कंप्लीट तरीके से अपसाइड डाउन कर दिया, क्योंकि उसने फाइंड आउट किया कि मून के ऊपर वाटर है। अब सब लोगों की आंखें खुल गई कि मून के ऊपर तो पानी है। मून के ऊपर पानी होने का मतलब है यहाँ पे अर्थ, ये हमारे पास मून। अगर मून के ऊपर पानी है तो पानी से आप क्या कर सकते हो, एक तो हाइड्रोजन निकाल सकते हो। हाइड्रोजन रॉकेट में यूज़ की जा सकती है। इसका मतलब है अगर फ्यूचर के अंदर आपने यहाँ पे बेस बनाया और मार्स के ऊपर लॉन्चिंग कर रहे हो, तो रॉकेट के लिए आपके पास में अनलिमिटेड फ्यूल आपके पास में प्रेजेंट है। दूसरा, पानी आपको ऐसे भी चाहिए पीने के लिए, वो आ गया, ठीक है। अगर पानी आपके पास है तो कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट है, रेगोलिथ प्रेजेंट है, रॉक का मटीरियल मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करके आप घर बना लोगे, ठीक है। तो घर बना लिया, होम बना लिया, पानी मिल गया आपको, फ्यूल मिल गया आपको, वाटर मिल गया आपको। ऊपर से मून के ऊपर में पीक्स भी हैं, मतलब माउंटेन है छोटे छोटे, तो माउंटेन के ऊपर में सोलर पैनल लगा के एनर्जी भी ले लो आप, रीन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको मिल गई। ऊपर से हमें पता है अर्थ के ऊपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरीके का जाल बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मून के ऊपर में वो काफ़ी वीक है, ठीक है, मून के एरिया के अंदर में। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में अर्थ के ऊपर जब आपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करनी होती है, अर्थ के ऊपर आप टेलीस्कोप लगा के कुछ भी देखते हो, तो उसमें काफ़ी सारी इंटरफेरेंस होती है। लाइट वाला टेलीस्कोप होगा तो लाइट तो काफ़ी ज़्यादा होती है अर्थ में, उसकी इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमारा मैग्नेटोस्फीयर जो है अर्थ का, जो ये वाली जाली है, ये रोकती है उसको। तो मतलब एस्ट्रोनॉमी के अंदर में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मून के ऊपर टेलीस्कोप लगाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एक तो रहने के लिए घर मिल गया, ठीक है, मून के ऊपर रह गए, वाटर मिल गया, फ्यूल आपको मिल गया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आप बड़े आराम से वहाँ पे कर सकते हो, ओके। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, उसके साथ में क्या मिला, जब मून के ऊपर रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा स्पेस के अंदर रहने का, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, रेडिएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और एक बार जो मून के ऊपर जिसने हैबिटेशन बसा ली, वो पर्सन फ्यूचर के अंदर में मार्स के ऊपर मूव कर सकता है, किसी और पर्टिकुलर प्लेस में मूव कर सकता है। तो बेसिक मतलब हमारा ये आ रहा है, अगर किसी को भी मार्स के ऊपर जाना है, किसी और प्लेनेट के ऊपर जाना है, तो मून के ऊपर तो आपको कॉलोनी या मून के ऊपर तो आपको स्टेशन बैठाना पड़ेगा जहाँ पे आप रहोगे। तो उसके लिए मून के पास में सब कुछ है, वाटर भी है, वाटर आइस है, फ्यूल उससे बनेगा, रेगोलिथ है जिससे घर बना लोगे आप, एनर्जी के सोर्स मिल जाएंगे, सन से लाइट आपको मिल जाती है, पानी पीने के लिए आपको वहाँ पे मिल जा रहा है, टूरिज्म कर सकते हो वहाँ पे, माइनिंग कर सकते हो, रिसोर्सेज मिल जाएंगे वहाँ पे। तो बेसिक चीज़ें तो आपको चाहिए, आयरन मिल जाए, मैग्नीशियम मिल जाए। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं कि मून के ऊपर है। अब मून के ऊपर लैंड करना है हमने, अब कौन सी लोकेशन पे लैंड करना है, कहाँ पे रहना है, ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए चंद्रयान मिशन 1 जो मिशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब आप देखोगे 2020 से लेके 2030, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके अंदर में एक होड़ लगी हुई है, हमें मून के ऊपर में हमें एक हैबिटेशन बसानी है। उसके लिए सारे मतलब पागल हुए हैं कि इस टाइप की हैबिटेशन हमने बनानी है। अगर आपने बनानी है तो आपके पास डाटा होना चाहिए। अब डाटा कहाँ से आएगा, वो लेना पड़ेगा आपको। चंद्रयान 1 ने कुछ डाटा दिया, यूएस के मिशन है, चाइना के मिशन है, सबके मिशन है काम कर रहे हैं। इंडिया ने भी यहाँ पे पहल की। बेसिकली जैसे इंडिया का चंद्रयान 1 काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर मिशन था, इंडिया ने एक और गेम चेंजर मिशन लॉन्च किया जिसको बोलते हैं चंद्रयान 2। अब बेसिक मतलब जैसा मैंने आपको समझा दिया, ये मून का साउथ साइड जो है वहाँ पे चंद्रयान 2 गया। अब यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि यहीं पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेस बनाएंगे हम। तो बेस बनाने का भी एक्चुअल में कोई प्लान नहीं है, बिकॉज बेस बनाने का जो खर्चा होगा वो इतना होगा जितना इंडिया का 1 साल का बजट होता है।
तो इंडिया अगर अपना पूरा 1 साल का बजट दे देगा और सब लोग कटोरा लेके घूमेंगे तो बेस बन पाएगा इंडिया के लिहाज से। और इतना बड़ा बेस आप सस्टेन करने के लिए भी पैसे लगेंगे, तो अकेली कंट्री तो बनाने से रही, बेस अगर बनेगा तो वो सब कंट्रीज इकट्ठी आएंगी तो बनेगा बेस। तो उसको भी बोल रहे हैं, मतलब वो 2030 तक या 28 तक उस टाइप का कोई बेस हम बना सकते हैं। ऊपर से आर्टेमिस मिशन हम डिस्कस करेंगे नासा का, जो ट्राई करेगा यहाँ पे हमने पर्सन उतारने 2024 के अंदर में 2 आदमी उतारने साउथ पोल के ऊपर में। तो अब यूएस को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र थी कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस तो है चंद्रयान 1 का, वो भी देख रहे थे चंद्रयान 2 अगर यहाँ पे लॉन्च, यहाँ पे लैंड हो, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी, तो काफ़ी मज़ा आएगा उनको, बिकॉज उनका तो पूरा मिशन इसके ऊपर बेस्ड था। वो इंडिया से डाटा वगैरह ले सकते थे, लेकिन ये मिशन उतना सक्सेस नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए बोला हुआ, तो वो मतलब एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। तो बेसिक मतलब है मून के साउथ पोल के ऊपर आदमी उतारने हैं, उसके बाद वहाँ पे बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए वहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। हमें पता है वहाँ पे मिनरल हैं, हमें पता है आयरन है, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, इस टाइप के मिनरल हैं वहाँ पे, पर कितनी मात्रा में है वो चेक करने हैं। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या क्या कौन कौन सी गैसेज हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बेस बनाओगे तो ऐसा तो नहीं ओपन टेंट लगा के बैठोगे, वहाँ तो आप मर जाओगे, ऐसे रेडिएशन से मर जाओगे। तो उसके लिए आपको घर बनाना है, कितना बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो पता करेगा। ऊपर से वहाँ पे वाटर कितना है वो पता करना है। वाटर नहीं तो अगर अर्थ से वाटर ले जाना पड़ा ऊपर तो फिर आप पानी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते गए। तो बेसिक मतलब हमारा ये रहा है चंद्रयान मिशन की। जब हम बात करेंगे अब से लेके 2030 तक, हमारा मेन पर्पज़ है कि हमने ह्यूमन हैबिटेशन बिछाना है वहाँ पे, ह्यूमन हैबिटेशन साइंटिफिक पर्पज़ के लिए लगाना है वहाँ पे। उसी पर्पज़ के लिए सारे काम कर रहे हैं, इंडिया भी उसी पर्पज़ के लिए काम कर रहा है और उसी के लिए चंद्रयान 2 गया। चंद्रयान 2 को आइसोलेशन में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये चेन ऑफ इवेंट है जिसको आगे नासा के आर्टेमिस मिशन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको लगेगा चंद्रयान 2 तो मतलब छोटा सा टुच्चा सा मिशन है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मिशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी। तो अब देखेंगे चंद्रयान 2, हमने बैकग्राउंड देखा, मेन हमारा मुद्दा जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मून के ऊपर में हमने स्पेस स्टेशन बनाना है, वहाँ पे रहना है हमें, वो हमारा मेन पर्पज़ है। उसके लिए सभी लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, कुछ काम इंडिया करेगा, कुछ यूएस करेगा, कोई और करेगा। अगर हैबिटेशन बाद में बसाना है तो सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, अदरवाइज कंट्रीज कंगाल हो जाएंगी। तो अब देखते हैं चंद्रयान 2 क्यों महत्वपूर्ण था। सबसे पहले चंद्रयान 2 जुलाई 2019 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया। ओके, तो उस समय 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया और इसमें 3 कंपोनेंट थे। जो हमारा पहले एक तो बेसिक बात आती है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा जर्नल आपको समझना है। तो GSLV Mach 3 से इसको लॉन्च किया गया, Mach 3 M1। अब ये M1 छोटी छोटी कन्फिग्रेशन में चेंज करके M1 M2 आ सकता है, M3 XL फलाना फलाना जो भी है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। आपको सिर्फ इतना याद करना है GSLV Mach 3 वाला रॉकेट है और इनके बारे में मैंने आपको करवा दिया है। इंपॉर्टेंट है रॉकेट कौन सा है। इसमें 3 चीज़ें गई, 3 चीज़ें ऊपर गई, एक गया ऑर्बिटर, एक गया लैंडर, एक गया रोवर। अब क्या चीज़ें हैं ये आ गया हमारे पास में मून, ये आ गया अर्थ। ऑर्बिटर का मतलब जो ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब ये क्या, एक कैमरा होगा, एक बड़ा सा कैमरा है जो घूम रहा है, फोटो ले रहा है, उसको बोलेंगे ऑर्बिटर। लैंडर मतलब जो ऊपर से लैंड करेगा इसके ऊपर में, तो ये आ गया लैंडर। ठीक है, अब लैंडर के हाथ पाँव हो सकते हैं, ये रोबोट टाइप होगा जो कि मतलब मिट्टी उखाड़ेगा, मिट्टी में से कुछ निकालेगा, नीचे सिस्मिक एक्टिविटीज़ को चेक करेगा, तो उसको बोलेंगे लैंडर। और लैंडर के अंदर में बैठा होगा कौन, रोवर। रोवर का मतलब जो रोव करेगा, घूमे फिरेगा इधर उधर, उसको 6 टायर होंगे या 4 टायर होंगे, कितने भी हो सकते हैं, और वो घूमेगा, उसके हाथ पैर होंगे और दौड़ दौड़ के इधर उधर से सैंपल इकट्ठे करेगा, उसको बोलेंगे रोवर। तो इनके नाम थे प्रज्ञान और इसका नाम था विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर में। ओके, तो रोवर और लैंडर, लैंडर और रोवर मिशन, ये वाला हमारा मिशन फेल हुआ, ऑर्बिटर हमारा सक्सेस हुआ। तो हमने क्या देखा, 2019 के अंदर में हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2 मिशन, और चंद्रयान 2 मिशन में थे 3 चीज़ें। एक था ऑर्बिटर जो कि घूमना था अराउंड, ऑर्बिट करना था उसने, और वो ऑर्बिट कर रहा है, 7 साल का मिशन था ये। ओके, एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर, तीसरा था रोवर। 3 चीज़ें थी इसके अंदर में। अब यहाँ पे फिर से देख लो इनको, ये 6 टायर वाला रोबोट, ये रोवर, ये घूमना था उधर, ठीक है, 14 दिन के लिए घूमना था इसने, और ये है ऑर्बिटर, इसमें कैमरा लगा हुआ है। ऑर्बिटर का सिंपल मतलब कैमरा है, और ये कैमरा घूमेगा, फोटो खींचेगा। और उसके बाद आ गया लैंडर। लैंडर के अंदर में ये आ रहा था लैंडर, इसने लैंड करवाना था पहले, इसको भी, इसको इसके अंदर होना था और इसने लैंड करवाना था, उसके बाद इसने नीचे इसको उतारना था, उसको हमने सॉफ्ट लैंड करवाना था। तो मून के साउथ साइड के ऊपर इसको इसके साथ में हमने लैंड करवाना था, जो कि हमारा लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर, उससे हमारा संपर्क टूट गया, वो नीचे उतर रहा था, उसके बाद वो जोर से नीचे गिरा और उसके बाद फिर उसकी कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम आ गई, वो उल्टा गिर गया। तो हमने क्या किया, ये सक्सेस रहा,
मतलब 85% के करीब ये वाला कंपोनेंट था जो मेन कंपोनेंट था उसमें। बाकी ये भी मतलब सैम्पलिंग लेनी थी इन्होंने, चेक करना था क्या क्या मिनरल वगैरह प्रेजेंट हैं, लेकिन ये उतना हो नहीं पाया। अब इसके अंदर में क्या चीज़ें याद रखनी है आपने, एक तो फर्स्ट मिशन था ये, बट फेल हो गया, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी सॉफ्ट तरीके से मून के साउथ पोल के ऊपर में, और ये होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था सब कुछ, ठीक है। और फर्स्ट मिशन था, अब सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन था उसके लिए फर्स्ट ही था। और फोर्थ कंट्री थी जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाती लेकिन वो नहीं कर पाई। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी ये चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें थी। तो ये 3 पार्ट देख लिए, और 3 पार्ट में से ये वाला पार्ट हमारा सक्सेस रहा, बाकी ये वाले पार्ट हमारे सक्सेस नहीं हो पाए। और 3 कंट्री के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है, सोवियत, यूएस और चाइना मून के ऊपर में, और इंडिया चौथी होती बट नहीं हो पाई। ये है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमारी चौथी साइट, जहाँ पे मतलब चंद्रयान 2 हमारा लैंड करना था, 4th कंट्री। और बाकी इन्होंने ऊपर करवाई हुई है सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन जो मैंने बोला, हमने क्या करना है, मून के ऊपर बेस बनाना है। कहाँ पे, साउथ पोल थोड़ा ठंडा ठंडा इलाका है, यहाँ पे आइस मिल जाएगी आपको, वाटर आइस देखने को मिल जाएगी, अच्छे वाला एरिया है, यहाँ पे मिनरल वगैरह भी काफ़ी अच्छे में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बेस बनेगा। बेसिक मतलब ये है, तभी सब लोग पागल हुए हैं साउथ पोल के पीछे, और फ्यूचर के अंदर में बेस बनेगा ऑब्वियसली। आगे मैं आपको बताऊँगा आर्टेमिस मिशन नासा का, उसका भी मेन पर्पज इसी वाले एरिया को एक्सप्लोर करना है। तो सब लोग इसी एरिया के पीछे में पागल हैं, बाकी ऊपर कर रहे हैं सारे, लेकिन ये इसीलिए नासा के लिए ये वाला जो मिशन था चंद्रयान 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक्चुअल के अंदर में 2 आदमियों को यहाँ पर उतारने वाले हैं 2024 के अंदर में। तो वो देख रहे थे इंडिया से डाटा लेंगे, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग नहीं हो पाई। अब इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है चंद्रयान 3, तो उसका डाटा यूज़ करेंगे वो, अगर उसकी अच्छी लैंडिंग हो पाती है तो। अदरवाइज़ हमारा जो ऑर्बिटर है वो तो ऑर्बिट कर ही रहा है, तो वो तो यहाँ पे की पिक्चरें वगैरह ले ही रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लो, यहाँ पे इसने लैंड करना था साउथ साइड के अंदर में। अब इसके क्या क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, अगर थोड़ा मतलब हिस्ट्री अगर आपने इसकी देखनी हो, तो पहले हम रशिया के साथ इस वाला प्रोग्राम कर रहे थे। इंडिया और रशिया ने सोचा 2007 में एग्रीमेंट साइन किया कि हम दोनों ये काम करेंगे, और जो लैंडर होगा, जो नीचे उतरेगा, वो बनाएगा रशिया ने बोल दिया। लेकिन 2011 के अंदर में रशिया का प्रोजेक्ट था जो कि मार्स के ऊपर जाना था, वो फेल हो गया। अब रशिया को काफ़ी सेटबैक लग गया, उनका जो स्पेस प्रोग्राम था वो थोड़ा मतलब गड़बड़ा गया, तो उन्होंने बोला हम ये नहीं बना पाएंगे, आप अपना देख लो। तो फिर इंडिया ने सोचा चलो अपनी टेक्नोलॉजी से सब कुछ अपना बनाते हैं और उससे आगे जाएंगे। अदरवाइज़ रशिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, हमारा प्रोग्राम जो था काफ़ी हद तक सक्सेस होता ये अगर रशिया इन्वॉल्व होता तो। लेकिन फिर हम अपने तरीके से आगे गए और हमने इसके अंदर में 80 to 90% सक्सेस अचीव की। अब इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा एक तो न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, नई डिस्कवरियाँ होंगी, स्पेस की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, ग्लोबल अलायंस बनेंगे, फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलेगी, और 7 ईयर लाइफ है इसकी, जो ऑर्बिटर घूमेगा वो 7 ईयर घूमेगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारे बड़े बड़े मिशन होते हैं, ह्यूमन बीइंग जब एक तो पहले एप की श्रेणी के अंदर आया करता था, बंदर टाइप, उसके बाद में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन शुरू होता है, और फिर वो अलग अलग स्टेजेस से हमारे पास में गुजर के लगभग 20-30 हज़ार के करीब में नॉर्मल जो हमें आज के होमो सेपियन देखने को मिलते हैं उसमें आने लगता है। तो उस समय उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता था, धीरे धीरे करके ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, और 20-30 हज़ार सालों के अंदर में ह्यूमन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी अपनी सिविलाइजेशन के अंदर में। पहले हंटिंग गैदरिंग करता था, उस समय उसको आर्ट वगैरह नहीं आती थी, कुछ पिक्चरें वगैरह बनाना, गाना गाने, जैसे हम आजकल गाना गाते हैं, तो वो तो उस समय आता नहीं था। लैंग्वेज भी हमने लर्न की धीरे करके। बेसिकली जैसे हमारी बॉडी का इवोल्यूशन हुआ वैसे ही हमारा ब्रेन भी इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आप म्यूज़िक की टोन सुनते हो, कोई रिंगटोन सुनते हो, तो एक म्यूज़िक की रिंगटोन को कंपोज किया जाता है, उससे हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर में चेंज होता है। उसी के ऊपर जब आप एक और टोन कंपोज करते हो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में, उससे और ज़्यादा चेंजेस आते हैं। बेसिकली हम एक ईंट के ऊपर में पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते जा रहे हैं। हर एक नई चीज़ जो हम सीखते हैं वो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करती है और हम इवॉल्व होते जाते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे करके उसके बाद एज ऑफ रिलीजन आई, फिर रिलीजन के नाम के ऊपर में मिरर रिलीजन, सुपीरियर, इन्फीरियर, वैसी बातें चली। अब उसके बाद में सिविलाइजेशन ने एक और जंप लिया, बेसिकली ह्यूमन के दिमाग ने एक और जंप लिया। अब यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर में रिलीजन बैक स्टेज ले चुका है। अब वो रिलीजन के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं होती, 30-40% लोग रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। बेसिकली एक नई डायमेंशन के अंदर एंटर हो रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की, जिसके अंदर में थॉट प्रोसेस डिफरेंट वे से एक्ट करती है। वो कोई ऐसी दकियानूसी बातें नहीं करेंगे, मतलब कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं होगी, सारी चीज़ें लॉजिकल तरीके से फ्लो करेंगी। कोई इसमें ये बात नहीं होगी इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये नहीं करेंगे। ये जो सुपरस्टिशन थी ये धीरे धीरे करके बैक स्टेज लेने लगी, और इनको करने के लिए हमने हज़ारों साल अपना टाइम लगाया और हज़ारों लोगों को स्लॉटर किया।
तो ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं। गैलीलियो, कोपरनिकस, जिन्होंने बोला कि जो है पहले माना जाता था कि हमारी अर्थ सेंटर है और ये हमारे पास में बाकी जो प्लेनेट हैं और जो सन है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो कोपरनिकस ने बोला कि ये वाली इसके अराउंड नहीं करती। तो अब उसने तो मतलब दिमाग लगा के बोल दिया, लेकिन उस समय चर्च पावरफुल हुआ करते थे, उन्होंने पटक पटक के मारा उसको। वैसे ही गैलीलियो के साथ में तो धीरे धीरे करके बेसिकली कुछ लोगों का दिमाग खुलने लगा और उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी सब लोगों का दिमाग बंद था। कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है तो वो काफ़ी सारे डिकेड्स की मेहनत करती है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए। अदरवाइज उसके अंदर में ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी बातें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई जाते जाते जैसे छींक देते हैं तो उसको अपशगुन मानते हैं। तो ये बातें ठीक हैं, पुराने समय के अनुसार ठीक हैं, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में उतना बिलीव नहीं कर पाएंगे। उनके अपने ही इरादे होंगे, वो अपने रिलीजन के प्रति ज़्यादा कमिटेड होंगे, अपने ग्रुप के प्रति, अपनी कास्ट के प्रति। ये जो दकियानूसी चीज़ें हैं इनको हटाने के लिए डिकेड्स का टाइम लगता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, DPSP के अंदर में हमें बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सॉरी, DPSP नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में ये बोला जाता है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है आप क्वेश्चन करोगे चीज़ों को एक्सेप्ट करने से पहले। हर चीज़ को जब क्वेश्चन किया जाएगा तो चीज़ें टूटती हैं, फूटती हैं और उसके बाद में एक नई सिविलाइजेशन क्रिएट होती है। जो आपको मॉरलिटी फादर मदर से मिलती है, जो रिलीजन से मिलती है, उसको रिप्लेस करेगी एक्चुअल एजुकेशन। और वेस्ट के अंदर में इन सब चीज़ों को रिप्लेस किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर में प्रॉब्लम होती हैं जब ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, उससे फिर लोग लड़ते नहीं ऐसे छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ों के ऊपर में, या लोग मारने के लिए नहीं दौड़ते। जो आदिवासियों के तरीके होते हैं वो नहीं करते, वो इंटेलेक्चुअली बात करते हैं एक दूसरे से। उन चीज़ों को करने के लिए हमारे डिकेड्स लगते हैं। लेकिन ये वाले जो मिशन है ये देखने में छोटे लगते हैं, जैसे चंद्रयान 2, लेकिन ये वाला जो आप 20-30 सालों के अंदर में जितना साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरे देश के अंदर जगा सकते हो, उतना ये एक मिशन जगाने की काबिलियत रखता है। जब एक मिशन आपका लॉन्च होगा तो पूरा देश जो है उन चीज़ों को देखता है, और ये इनडायरेक्ट वे में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं। तो जो साइंटिफिक मिशन है, इसरो के खासकर जो बड़े बड़े मिशन है और हमारी मिसाइल सिस्टम, ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इनडायरेक्ट वे के अंदर में ह्यूमन साइकी के ऊपर में इतना प्रभाव होता है जितना हम 100 सालों में अचीव नहीं कर सकते। ये कंप्लीट तरीके से एक सिविलाइजेशन क्रिएट करने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं, हमारी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। तो चंद्रयान 2 को सिंपल ये नहीं देख सकते कि 2 रुपये लगाए 4 रुपये बने 5 रुपये बने। ये मिशन उससे भी बियॉन्ड जाते हैं। मतलब बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ 20-30 हज़ार साल से जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उस जो ह्यूमन साइकी है उसको ये कंप्लीट तरीके से डिकेड्स में अपलिफ्ट करते हैं ये। तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। जैसे गगनयान हमारा अगर लॉन्च होता है, उनसे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को ऊपर डेवलप करवाने के लिए। इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नई एज ऑफ डिस्कवरी बनेगी, लोग साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, स्पेस की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। टेक्नोलॉजी, जब आप ऐसे बड़े बड़े मिशन लॉन्च करते हो तो एक टेक्नोलॉजी नहीं होती, काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती हैं और वो टेक्नोलॉजी साथ में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल अलायंस बनते हैं। जैसा मैंने बोला आपको, अगर फ्यूचर के अंदर आपने स्पेस स्टेशन बनाना है साउथ पोल के ऊपर, तो सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। तो पहले थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं सब लोग कि छोटा सा, चलो मुझे कैमरा दे दो अपना, मुझे एक्सबैंड के लिए एक्सरे दे दो। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें मांग मांग के हम एक अलायंस बनाते हैं कंट्री से, थोड़ा थोड़ा उनके साथ काम करके। और जब फ्यूचर के अंदर अगर आपने काम करना है 10-15 साल के बाद इकट्ठा, तो फिर सब लोग इकट्ठे आके ये सारा काम कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन को भी ये इंस्पायर करता है। और 7 ईयर का हमारे पास में ये मिशन है। तो ये बेसिक चीज़ें, तो इससे क्या होगा, हमारा मून और अर्थ, हमारी इनकी एज मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम लेवल पे ही आती है ये, ठीक है। तो उससे जो जिन चीज़ों ने अर्थ को इफेक्ट किया होगा उन्होंने मून को भी इफेक्ट किया होगा। तो मून के ऊपर तो इंटैक्ट होता है सब कुछ, यहाँ पे तो हम घर बना देते हैं, नीचे ऊपर सब कुछ होता रहता है, लेकिन मून के ऊपर वैसी ही चीज़ें पड़ी होंगी और वहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी चीज़ें बैठी होंगी। उनको जाके हम चेक कर सकते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। अनडिस्टर्ब्ड अकाउंट मिलेगा वहाँ पे हमें, वाटर के मिला हुआ है, चंद्रयान 2 ने ढूंढा हुआ, तो मतलब वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आपने मार्स के ऊपर में बाद में कॉलोनी लगानी है तो हम चांद के ऊपर में स्टेशन से उसको रेगुलेट करेंगे, वहाँ से बात करेंगे उसके ऊपर में। अगर आपने स्पेस टूरिज्म बनाना है उसके लिए भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। अब अपना पानी तो लेके नहीं जाओगे चांद के ऊपर, 1-2 दिन का टूर लगा सकते हो फ्यूचर में। और फिर हमने स्टडी करना है नई रॉक के टाइप को। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं। जो कोई भी मिशन होगा, अगर किसी भी प्लेनेट के ऊपर जा रहा है, वो सैटर्न के ऊपर, मार्स के ऊपर, प्लूटो के ऊपर, कुछ भी जा रहा है, वो बेसिकली क्या करने की कोशिश करेगा, एक तो टोपोग्राफी, माउंटेन है वहाँ पे, प्लेन है, या वहाँ पे नदियाँ बनी हुई हैं या वॉल्केनो बने हुए हैं, उसको देखेगा। फिर देखेगा एलिमेंटल अबंडेंस,
एलिमेंट कौन से आते हैं? जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं, कितने 113 या जितने भी हैं, जिसमें आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, आयरन आ गया हमारे पास में, नाइट्रोजन आ गया, मतलब उनकी क्या कंपोजिशन है। अब ये जो एलिमेंट हैं ये बनाते हैं मिनरल्स। मिनरल मतलब क्या? एलिमेंट समझ गए, जो ऑक्सीजन वगैरह ये मान लिए, ठीक है, इनसे मिलके बनते हैं मिनरल। और उसके बाद बनती है रॉक्स। तो रॉक्स की छोटी बेबी स्टेज मान लो, उसको बोलते हैं मिनरल। मिनरल के अंदर एग्जाम्पल देना हो तो जैसे हमारे पास जो रॉक का सॉल्ट होता है जिसको गाय भैंसों को चटाते हैं, ठीक है, हैलाइट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो वो हमारा मिनरल का एग्जाम्पल आ जाता है। तो ऐसे मिनरल देखेंगे और एलिमेंट देखेंगे, इनकी आवश्यकता है। इसीलिए अगर आप कॉलोनी बसाते हो तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये देखनी पड़ेंगी हमें। फिर एग्जोस्फीयर, जो मून का एटमॉस्फेयर होगा उसको हमने चेक करना है, प्लस उससे बाहर का जो स्फीयर है उसको चेक करना है, कितनी रेडिएशन है उसके ऊपर में, अगर वहाँ पे स्पेस मिशन जाता है तो कैसे जाएगा उसको चेक करना है, और लाइफ के ट्रेसेस और वाटर, ये सब चीज़ें देखनी है। तो ये कॉमन होती हैं हर मिशन के अंदर में, कहीं का भी मिशन चला जाए उसके अंदर में कॉमन होगी। एक आधी चीज़ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आप करोगे भी क्या वहाँ पे जाके? ऐसा तो है नहीं कि अंदर जाके आप ढूंढोगे बैक्टीरिया वगैरह खोज के, यही सब चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आपसे कोई भी मिशन पूछ लिया, मान लो आपको बोला गया ड्रैगन फ्लाई मिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ड्रैगन फ्लाई मिशन, अगर आपको पता है सैटर्न के मून टाइटन पे जा रहा है, तो आप लिखो, ये वाली चीज़ें लिख दो उसके अंदर में भी। ओके, तो ये बेसिक बात होगी, यही सारे मिशन करेंगे। अब लूनर का जो साउथ पोल है उसको क्यों हमने एक्सप्लोर करना है? एक तो थोड़ा शेडो में रहता है वो, मतलब ऐसे छुपा छुपा वाला रीज़न है वो, सन से भी थोड़ा छुपा छुपा रीज़न होता है, ठंडा ठंडा रीज़न है, उसके ऊपर अनडिस्टर्ब तरीके से चीज़ें पड़ी होंगी, वाटर मिल जाएगा उसके ऊपर में, और वहाँ पे कोल्ड ट्रैप्स हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, वाटर आइस है इस टाइप से, मतलब इस टाइप की, अगर ऐसा सरफेस है तो उसके ऊपर इस टाइप से बने होंगे, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे टाइप बने होंगे, उनके अंदर आइस ट्रैप होगी। और वहाँ पे पुराने जो हमारे पास में सोलर सिस्टम है, वहाँ से कोई अगर मेटेओर आया हो या कुछ और चीज़ें आई हो, उन सब के अवशेष वहाँ पे मिले होंगे हमें, ठीक है। और वहाँ पे एसेंशियल रिसोर्स भी मिल जाएंगे, आयरन, टाइटेनियम, सिल्वर, ऐसी कुछ रिसोर्सेज भी मिलेंगे। और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है तो यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हो, और यहाँ पे आराम से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब हुए बिना एक टेलीस्कोप लगाओ, आराम से देखो पूरी अर्थ को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर में की जा सकती हैं। अब प्रीलिम्स के लिए थोड़े वहाँ पे कुछ पेलोड लेके गए। अब पेलोड काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर में, लेकिन सभी याद नहीं करने, इसमें मैं नाम बताता हूँ आपके, कौन से आपको याद करने हैं। आपको याद करने ये 4 वाले। एक है टेरेन मैपिंग कैमरा। अब ये क्या काम करेगा? टेरेन को मैप करेगा, 3 डायमेंशन पिक्चर बनाएगा, ओके। उसके अलावा आया कोलिमेटेड लार्ज एरे सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक याद करना आपने TMC2, ये ना भी याद हुआ TMC2 याद कर लो। फिर क्लास इंस्ट्रूमेंट मिनरल को देखेगा। वहाँ पे मिनरल को कैसे देखा जाता है, किसी भी चीज़ को कैसे देखा जाता है? आंखों से देखते हो आप, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे मान लो प्लांट देखने हैं, मेरी आंखें यहाँ पे हैं, तो मैं क्या देखूंगा? ग्रीन कलर देखूंगा, ओके, ग्रीन कलर देखूंगा मैं। लेकिन ऐसे ही, मतलब इसका बेसिक मतलब क्या रहा है, हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन कलर छोड़ रहा है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वो ग्रीन कलर छोड़ रहा है, मुझे आंखों में ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये उसका हुआ एक तरीके से मान लो सिग्नेचर उसका, कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। अगर कोई और कलर का फ्लावर वगैरह हुआ जो रेड है, तो उसका सिग्नेचर क्या हुआ कि वो रेड कलर का है। वैसे ही हर एक मिनरल का एक सिग्नेचर होता है, कि मतलब वो कौन सी लाइट, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ता है, वो उन सिग्नेचर को चेक किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। बेसिक मतलब ये आ रहा है कि कोई भी वस्तु होती है उसको देखने के लिए वो कुछ सिग्नेचर, मतलब वो उसी प्रकार की एक पर्टिकुलर लाइट है जो कोई और ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ेगा। अगर आयरन देखना है तो आयरन का एक सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर को जब आप फाइंड आउट कर लोगे सरफेस से तो आपको पता चलेगा आयरन है। जैसे पत्तियों का सिग्नेचर है कि वो ग्रीन कलर की हैं, वैसे ही आयरन का सिग्नेचर होता है, बट वो छोटे लेवल के ऊपर होता है, उसके स्पेक्ट्रा के अंदर में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बेसिक मतलब है कि हम देख सकते हैं मिनरल को। फिर सोलर एक्सरे मॉनिटर, इसमें सोलर एक्सरे को मॉनिटर करेंगे। फिर चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर, तो क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो याद रखना है चेज, क्लास एंड सोलर एक्सरे मीटर, इनके बारे में याद रखना है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको बोल दिया गया कि क्लास इंस्ट्रूमेंट समटाइम्स इन न्यूज़ किस कंटेक्स्ट में है, तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रयान 2 ये वाला मैं टॉपिक कंक्लूड करूँगा। उसके बाद अभी इसके अंदर में थोड़े और टॉपिक बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगा, चंद्रयान से रिलेटेड और थोड़ा नासा से रिलेटेड भी, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।